रोटेशनल डायनामिक जो है वो 7 नंबर जो है ऑप्शन में है और 5 नंबर जो है इस पर कंपलसरी होता है पेपर में। और रोटेशनल डायनामिक को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जैसा ये रोटेशनल डायनामिक है तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसा सर्कुलर मोशन होता है कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेट होता है तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो हम उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब हम पहला पार्ट जो है कि सर्कुलर मोशन उसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, एग्जैक्टली क्या होता है। जैसा ये एक सर्कल है और सर्कल पे ये एक पार्टिकल है, और सर्कल के पूरे सरकमफ्रेंस पे अगर ये पार्टिकल रोटेट होगा तो हम इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और जनरली इसकी अगर डिफिनेशन देखते हैं तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट्स कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसने दो कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना चाहिए। जैसा यहाँ पर बताया गया है, पहला कि इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, कि इसने सबसे पहले तो एक्सिलरेटेड मोशन करने होना। अब जैसा हम देखेंगे पार्टिकल है और ये रोटेट हो रहा है सरकमफ्रेंस पे सर्कल के, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, तो अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, टेंजेंशियल होगी, यानी वेलोसिटी इधर जाएगी। और अगर हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो फिर ये टेंजेंशियल होगी। और अगर हम फिर ये पार्टिकल पे अगर इसकी वेलोसिटी देखते हैं तो ये क्या होगी, फिर टेंजेंशियल होगी। और फिर यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे जो है वो बदल रही है। अगर स्टार्टिंग में समझ लो ए पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी इधर थी, अब जब ये बी पॉइंट पे गया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इधर हो गई, फिर सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। इसका मतलब हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे बदल रही है। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी अगर डायरेक्शन बदले या फिर इसका मैग्नीट्यूड बदले तो वेलोसिटी जो है वो बदल जाएगी। और हमको मालूम है एक बात कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी बदल रही है। अब वेलोसिटी जब बदल रही है तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा, और एक्सेलरेशन अगर चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो यही पॉइंट यहाँ पे पहले बताया गया है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। जैसे हमने देखा ए पर, बी पर, सी पर और डी पर हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो हर पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को बदल रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि जब भी पार्टिकल को जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसने पहले तो ये पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है इट इज एन पीरियोडिक मोशन, कि जैसा पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से अगर इनिशियली ए पॉइंट से निकला था तो जब फाइनल पॉइंट उसका रहेगा तो वो भी ए पॉइंट ही रहेगा। अगर वो उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो हम बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ, ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी क्या हो जाएगी, सेम। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा। तो ये जो पार्टिकल है तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, इसलिए पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अब हम देखेंगे कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक हमने समझ ली है कि सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब काइनेमेटिक्स हमने अगर इसकी डिफिनेशन देखी थी, जैसा मोशन है तो मोशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, एक होता था स्टैटिक और दूसरा होता था काइनेटिक। अब स्टैटिक बोले तो जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो हम उसकी जो स्टडी है उसको करते हैं तो होता है स्टैटिक, और जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक। अब फिर काइनेटिक को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते थे कि एक होता था काइनेमेटिक्स और एक होता था डायनामिक। अब ये काइनेमेटिक्स क्या होगा कि जैसा इसके अंदर में हम सिर्फ वो पैरामीटर्स की स्टडी करते थे कि
कि जिसमें जो है जिससे मोशन होती थी, जैसा काइनेमेटिक्स हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम इनकी स्टडी करेंगे, इन्हें पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे ये वाले, तो इसका मतलब ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स। और इससे जो मिलने वाला है तो हम उसको पढ़ेंगे डायनामिक में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन, कि जब सर्कुलर मोशन होगी तो उसमें कौन से पैरामीटर्स आएंगे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है थीटा, और थीटा का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमने यहाँ पर देखा था, जैसा यहाँ पर पार्टिकल है ए पॉइंट पे, पार्टिकल ए पॉइंट पे, और इसकी जो दूरी है सेंटर से तो वो कितनी है, आर है, यानी रेडियस है, रेडियस फैक्टर है। अब जो ये पार्टिकल है तो वो जो चले गया है ये वाली पोजीशन पे चले गया, ए डैश पे ये पार्टिकल जो है वो चले गया। अब इसने क्या किया, तो इसने बनाया कुछ ना कुछ थीटा, इसने क्या बनाया, कुछ ना कुछ थीटा, और ए से लेकर ए डैश तक के जो इसका डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एस है। ठीक है, और एंगल का फॉर्मूला हमको मालूम है कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पर भी जो पार्टिकल ए से ए डैश तक के गया है तो इसने एंगल बनाया है, और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क। आर्क क्या हो गया, ए से ए डैश तक के कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो वो एस है। और जो रेडियस है यानी ओ से लेकर सेंटर से लेकर ए तक के, तो ये क्या है, रेडियस यानी ये आर है। तो ये आ गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ये होती है रेडियन। ये क्या होती है, रेडियन होती है। जैसा हम एक बात को देखते थे कि पार्टिकल अगर ए पॉइंट पे है और पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट तक के गया है, तो इसने कौन सी मोशन करा, लीनियर मोशन करा, क्योंकि स्ट्रेट चला है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा तो ये कौन सा करेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इन्हें एस करेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जब पार्टिकल रोटेट होगा ए से ए डैश तक के जाएगा तो ये एंगल बनाएगा, वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसकी दूसरी जो काइनेमेटिक्स है वो है ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कि जब भी मेरे पास में पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। और हम एंगुलर वेलोसिटी को अगर समझते हैं, जैसा ये ए पॉइंट से, यानी ए पॉइंट से पार्टिकल कहाँ गया, बी पे, तो लीनियर मोशन करा है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करेंगे, वी, वी बोले तो लीनियर वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन ये डी टी। ठीक है, और इसकी अगर यूनिट देखते हैं हम तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कि रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आएगा कि वो रहेगा अल्फा, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम अगर ये पॉइंट यानी लीनियर मोशन में अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से इंडिकेट करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन, और जो अल्फा है ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट अगर देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट ही दिए हुए हैं, जैसा ये ओमेगा बताया गया है, अल्फा बताया गया है, वी बताया गया है, ए बताया गया है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमने यहाँ पर समझ लिए। फिर एक रिलेशन बताया गया है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो हमको एक बात मालूम है कि थीटा क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा ये क्या हो जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाय ये डी टी इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, और ये आर है। ठीक है, हमने अभी देखा था कि डी थीटा अपॉन डी टी वो कितना होता है, वो होता है ओमेगा, तो हमने यहाँ पर ओमेगा को लिख लिए। और ये जो है कि डी एस अपॉन डी टी, तो इसको देखा था, ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी v, और r जैसा का वैसी रहेगा। और इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा, तो
तो ये इक्वेशन आ गई जो यहाँ पर दी हुई है, तो कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे हम, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये जो है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखना है तो ये क्या है कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि जो v है यानी लीनियर वेलोसिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है और आर भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम दोनों का यानी ओमेगा का और आर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए हम इस पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। अब एक दूसरी बात कि ये जो यहाँ पर ओमेगा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी हमको डायरेक्शन भी देखना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा पहली फिगर में कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है तो वो कौन सी मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ये जो पार्टिकल है तो ये कौन सी मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। और हम ओमेगा की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। जैसे ये थंब है तो हम उसके लिए क्या यूज करने वाले, ओमेगा की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल। तो अब देखो कि जैसा पार्टिकल की डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम हमारी जो फिंगर्स है उसको कौन सी डायरेक्शन में बोलेंगे, पार्टिकल की मोशन में, यानी जो हमारी फिंगर जाएगी वो कैसी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। जैसा ये फिगर में भी दिख रहा है यहाँ पे कि जो फिंगर्स है वो पार्टिकल के डायरेक्शन में मुड़ी है और जो थंब है वो किधर गया है, अपवर्ड गया है, ऊपर गया है। तो ओमेगा भी क्या है मेरे पास में, अपवर्ड आ गया। ठीक है। अब सेकंड फिगर में अगर देखेंगे तो पार्टिकल की जो मोशन है यानी पार्टिकल जो रोटेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और जब हम थंब को जो है पार्टिकल की डायरेक्शन में अलोंग दी पार्टिकल डायरेक्शन कर देंगे तो जो ओमेगा है वो किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। पहले तो ओमेगा अपवर्ड था और बाद में ओमेगा जो है वो डाउनवर्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ये तो ओमेगा की डायरेक्शन हो गई। और अगर हम ये यहाँ पर जो रिलेशन दिए हुए हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, तो इसको देखेंगे तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा डिवाइडेड बाय टी होता है। अब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वो यहाँ पे था और इसने पूरा एक पीरियड कंप्लीट कर लिया, और जब उसने पूरा पीरियड कंप्लीट किया तो जो थीटा आया वो कितना आया, 2π आया, यानी 360 उसने पूरा जो एंगल है वो कंप्लीट कर दिया। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी हो गया, एक रिवोल्यूशन वाला टाइम। अब हम एक काम करेंगे, हमको एक रिलेशन मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 1/t की जगह पर यानी 2π n कर देंगे। तो ये जो ओमेगा का रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π n, यानी हम अगर एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे रिलेशन के साथ में किसके, फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पर ये पहला रिलेशन भी आ गया और ये दूसरा रिलेशन भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब अगर सर्कुलर मोशन की हम टाइप देखें तो पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसा ये पार्टिकल है और पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसा पार्टिकल यहाँ पे है, लेकिन जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड इसकी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है जी, कांस्टेंट है। जब भी इसकी ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो पार्टिकल कौन सी मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। पार्टिकल कौन सी मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। कब, जब इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बताया गया है, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूसीएम हमको समझ में आ गया कि यूसीएम हम किसको बोलते हैं। और एक बात यहाँ पे कि जब पार्टिकल यूसीएम कर रहा है तो ये इसकी जो है वो वेलोसिटी है, ये क्या है उसकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियल है। और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। और ये है रेडियस और ये है समझ लो सेंटर। तो सेंटर की तरफ यानी पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी वो हो जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक बात हमने यहाँ पे देखा कि स्पीड जो है वो तो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है तो उसका काम क्या होता है, एक तो स्पीड को अप करना या स्पीड को डाउन करना। और जो एसी होता है, या इसका दूसरा नाम भी है कि रेडियल एक्सेलरेशन, इसका नाम क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये क्या काम करता है कि पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। पार्टिकल की क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी जो
स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है यूसीएम में, तो इसका कुछ भी काम नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक दूसरी बात देखते हैं हम कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे जो है वो बदल रही है, तो इसका मतलब एसी यहां पर प्रेजेंट है, यानी एसी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर यूसीएम अगर होगा तो सिर्फ किसकी वजह से होगा, एसी के वजह से होगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से होगा। और अगर एक्सीलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है यूसीएम के लिए, यानी यूसीएम होगी तो हम सिर्फ किसको लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को लेंगे। और अगर हम दूसरी टाइप देखते हैं यानी जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसके अंदर में जैसा पार्टिकल है और पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो ओमेगा है तो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी तो ये कौन सी मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, एक तो जो पार्टिकल होता है उसकी स्पीड को अप करना या उसकी स्पीड को डाउन करना, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है तो इसका काम होता है कि पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करना। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं, एक तो स्पीड कम भी हो रही है और ज्यादा भी हो रही है क्योंकि वेरिएशन है यहाँ पर स्पीड में। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यानी जो डायरेक्शन है पार्टिकल के हर पॉइंट पे, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, और अगर पार्टिकल यहाँ पे गए तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इधर हो जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी की जो डायरेक्शन है वो भी हर पॉइंट पे बदल रही है। तो अब एक बात बोलेंगे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है नॉन यूसीएम के लिए, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। और यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि जैसे हम फैन को जब ऑन करते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसा फैन की स्पीड यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वो कौन सी मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम देखते हैं कि जब हम फैन को बंद कर देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और स्पीड का चेंज होना वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि जो अल्फा है तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो लगेगी, लेकिन हमने जो ओमेगा है तो उसकी डायरेक्शन निकाला था विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, लेकिन हम यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो निकालेंगे कि जैसे पार्टिकल है और वो कौन सी मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो हमारी जो राइट हैंड थंब रूल की जो फिंगर्स है तो हम उसको पार्टिकल की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ेंगे, तो जो ओमेगा है तो वो किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे कि जब भी स्पीड जो है पार्टिकल की स्पीड जो है वो अप होगी यानी इंक्रीज होगी, तो जो अल्फा है वो ओमेगा के साथ में ही जाएगा। और जो अगर दूसरी फिगर में हम देखते हैं तो पार्टिकल की अभी भी कौन सी मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसकी मोशन है, तो ओमेगा तो ऊपर ही आएगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज अगर करते हैं हम तो ओमेगा का आएगा, ऊपर ही आएगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड जो है, स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अल्फा जो है अपोजिट हो जाएगा ओमेगा के। तो यहां से हमारे पास में ये बात समझ में आ गई कि जब भी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी तो अल्फा जो है वो ओमेगा के साथ में जाएगा, और ओमेगा की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। और अगर जब पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो ओमेगा के अपोजिट हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो अल्फा था उसकी डायरेक्शन को भी समझ लिया। अब हमारे पास में है कि डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन, कि हमने अभी तक के जो समझा था, तो सबसे पहले समझा हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्कुलर मोशन कि कौन सा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, फिर हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, अब हम पढ़ेंगे डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। अब डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा कि जैसा अभी तक के हमने वो पैरामीटर्स पढ़ा जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होती है, अब वो पैरामीटर से होगा क्या, जैसा एक बात हमको मालूम है कि जो फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब उससे जो मिला, एक्सेलरेशन से जो मिला फोर्स, तो हम उसको अब पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब हम डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन को अब देखेंगे। तो अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। जैसा पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है,
ठीक है, और ये सेंटर है। तो सेंटर से जो एक्सेलरेशन पार्टिकल को प्रोवाइड किया जाता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो पार्टिकल का मास भी आएगा और एक्सेलरेशन आएगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल, यानी जो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो उससे क्या मिलेगा हमारे को, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है कि वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। तो मास तो है ही, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। और इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो एक बात देखा हमने कि जो रेडियस यानी आर है टुवर्ड्स द पार्टिकल, तो वो किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये एम और वी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी ये क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी और ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गई। अब अगर हम समझे तो दूसरा कंसेप्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हमको मालूम है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स समझा था वो क्या था कि फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन यहाँ पर जो भी समझ लो, यहाँ पर ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी सेंटर, ये क्या हो जाएगा, अवे, और इसको क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है, यानी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और अगर ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गई, और अगर इसके वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि हम देखते हैं तो आर किधर है, ये अवे फ्रॉम दी सेंटर है, अवे फ्रॉम दी सेंटर है, और ये जो फोर्स है वो भी किधर है, अवे फ्रॉम दी सेंटर है, तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, सेंट्रीफ्यूगल। अब हम चाहे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो ये भी कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है, और हमको एक रिलेशन मालूम है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। अब वी स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या है, एम है, और वी स्क्वायर की जगह भी क्या लिखेंगे अपन, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में कि एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा सर्कुलर मोशन का, फिर हमने उसका काइनेमेटिक्स पढ़ा, फिर हमने उसका डायनामिक पढ़ा। अब हम इसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ लिया, अब हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन इसके। तो पहला एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि जैसा ये जो व्हीकल है तो वो हॉरिजॉन्टल रोड पर सर्कुलर ट्रैक में अगर मोशन करेंगे, जो ट्रैक है तो ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। तो इसमें क्या करेगी, ये सर्कुलर मोशन अगर करेगी तो इसका हम वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे, और वेलोसिटी जब फाइंड करेंगे तो इसके डेरिवेशन के लिए हमको एफबीडी डायग्राम को समझना होगा। अब एफबीडी डायग्राम क्या होती है कि फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके लिए हमको दो पॉइंट याद रखने होंगे। पहला पॉइंट कि जो भी नॉर्मल फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नॉर्मल फोर्स यानी कांटेक्ट फोर्स होती है, जब भी कोई दो बॉडी का कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल फोर्स आएगी और वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हो जाएगी। और दूसरी बात कि पार्टिकल यानी जो भी बॉडी रहेगी तो उसका वेट रहेगा यानी mg रहेगा, और वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम एफबीडी के लिए दो पॉइंट को याद रखेंगे। तो अगर हम देखते हैं उसके डेरिवेशन करने के लिए, तो जैसा ये व्हीकल है, ये व्हीकल है तो इसका mg जो है वो किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और जो n है वो सरफेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये सरफेस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया सरफेस के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है वो किसको बैलेंस कर रही है, वो mg को बैलेंस कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन बनेगी तो वो किधर
जाएगी टूवर्ड्स द सेंटर। और हमको मालूम था कि जो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कौन सी है, ये स्टैटिक, क्योंकि फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब बॉडी मोशन में होगी तो वो हो जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो उस पर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स होती है उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है कि mv² डिवाइडेड बाय r होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि म्यू एस एन होता है। अब ये म्यू एस क्या है, तो एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर एफ एस को हम रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि mv² डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। और हमको मालूम है कि n क्या होता है कि mg होता है, तो म्यू एस mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv² डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। यहाँ से ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आएगा कि म्यू एस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। तो हमको निकालना है वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को एक साइड में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में कि म्यू एस आर जी। ठीक है, और हमको तो सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा म्यू एस आर जी। ठीक है, और यही वेलोसिटी अगर देखते हैं तो यही वेलोसिटी हमारे पास में यहाँ पर आई है कि अगर जो व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे रहेगी और सर्कुलर ट्रैक में सर्कुलर मोशन करेगी, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड तो वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू एस आर जी। और यहाँ पर एक बात कि ये जो म्यू एस है तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि डेथ ऑफ वेल या वेल ऑफ डेथ, के मौत का कुआं, के वहां पर जो बॉडी होगी तो जो व्हीकल भी होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, तो उसके लिए हम डेरिवेशन को फाइंड करेंगे। तो डेरिवेशन को फाइंड करने से पहले हम जो बॉडी है तो उसकी एबीडी डायग्राम को बना लेंगे। जैसे हम उसकी एबीडी डायग्राम को अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ये बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी है, तो हमने बॉडी को यहाँ पे बना लिया। तो इसका जो वेट है वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो mg किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। और जो नॉर्मल फोर्स है ये सरफेस है, तो सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, जो सर्कल है, सर्कल का क्या है, सेंटर है, तो सेंटर की तरफ क्या है, नॉर्मल फोर्स। और जो फ्रिक्शन होगी यानी स्टैटिक फ्रिक्शन वो किधर हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो सेंटर की तरफ जो भी फोर्स है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और n इज इक्वल टू कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कि ये होता है mv² डिवाइडेड बाय r होता है। हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। और हमको एक बात यहाँ से समझ में आई एबीडी डायग्राम से कि fs यानी mg को कौन बैलेंस कर रहा है, fs बैलेंस कर रही है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो fs इज इक्वल टू कितना होता है, mg हो जाएगा। और फिर हमको fs का फॉर्मूला मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन का कि fs होता है म्यू एस एन होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन में fs की जगह पर म्यू एस एन को रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू एस एन हो जाएगा और ये हो जाएगा mg। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब फिर इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को रख देंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास में है, जो n है नॉर्मल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हो जाएगा कि म्यू एस n की वैल्यू क्या है कि m, और जो n की वैल्यू क्या है कि mv² डिवाइडेड बाय ये r हो जाएगा। और फिर यहाँ पर mg है, तो यहाँ से ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। और हमको जो है वो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम वेलोसिटी को यहीं पे रखेंगे और सारे जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चली जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा कि rg और डिवाइडेड बाय म्यू एस नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है और हमको जो सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर जी, ये म्यू एस हो जाएगा। ठीक है, और यही जो वेलोसिटी है तो यहाँ पर आई है। और ये जो रहेगी मिनिमम वेलोसिटी, अगर इतनी मिनिमम वेलोसिटी नहीं रहेगी व्हीकल की डेथ ऑफ वेल में, तो क्या हो जाएगा, वो व्हीकल जो है वो नीचे गिर जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो अब हम देखेंगे कि व्हीकल अगर बैंक रोड पे अगर मोशन करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। जैसे हम सबसे पहले बैंक रोड को समझ लेते हैं कि बैंक रोड के हमने देखा था कि
जब भी हॉरिजॉन्टल रोड रहेगा तो टायर और रोड के बीच में क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। अब ऐसा होगा कि इन टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, और इसी टिल्टेशन को, यानी जो भी हम रोड को टिल्ट करेंगे कुछ एंगल से, तो इसको हम बोलेंगे बैंक्ड एंगल, क्योंकि हमने कुछ एंगल इसको दे दिया। क्योंकि पहले तो हॉरिजॉन्टल था, पहले क्या था, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल था, लेकिन हमने इसको कुछ एंगल से टिल्ट कर दिया, इसलिए ये हो गया बैंक रोड। अब हमको जो है वो वेलोसिटी फाइंड करना है कि बैंक रोड पर जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी एफबीडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका जो वेट रहेगा वो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो mg नीचे आ गया। और जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और हमने देखा यहाँ पे कि जो नॉर्मल फोर्स है ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तो इसलिए कुछ एंगल पे रहेगी, तो इसलिए इसके दो कंपोनेंट करना होगा। तो यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। और ये जो रोड है तो वो सर्कुलर ट्रैक में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर होगा। तो अगर हम एन साइन थीटा को देखेंगे तो एन साइन थीटा की जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो सेंटर की तरफ है, सर्कल के सेंटर की तरफ है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर कि एन साइन थीटा, यानी एन साइन थीटा को कौन बैलेंस करने वाला है, कि इसकी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। और हम देखते हैं कि एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, जैसा ये एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा mg, इन्हें mg को बैलेंस कर रहा है, ये होगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बना लिए। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसा n साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे पास में ये कितना है कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है, और मल्टीप्लीकेशन mg नीचे आएगा तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय mg, क्योंकि रूल मालूम है हमको कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, ये क्या होगा, अगर ये नंबर को हमको मल्टीप्लीकेशन में लाना है तो a डिवाइडेड बाय b होता है, और जो d है तो वो ऊपर जाएगा और c नीचे आ जाएगा। तो हमने वही काम किया कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये a डिवाइडेड बाय b हो गया, लेकिन यहाँ पर mg फिर नीचे है, इसका मतलब d और डिवाइडेड बाय c हो जाएगा। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा। और फिर हमको मालूम है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वो कितना होता है, टेन थीटा। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर जी हो जाएगा। और हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम वेलोसिटी को एक साइड में ले लेंगे, तो वेलोसिटी इधर आ गई, और मेरे पास में क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा। फिर हमको यहाँ पर जो वेलोसिटी मिली है वो स्क्वायर में मिली है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और ये वेलोसिटी क्या है, सेफ है। अब हमने यहाँ पर जो है मोस्ट सेफ वेलोसिटी तो फाइंड कर दिया कि वी एस कितना होता है, अंडर रूट आर जी होता है। लेकिन जो नेक्स्ट बात है कि बैंकिंग एंगल, अब एंगल कितना आएगा, जैसे हम ये वाली इक्वेशन में देखेंगे टेन थीटा को हम एक साइड में रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा कि वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी हो जाएगा। और हम ये काम करते हैं कि थीटा को इधर रखेंगे तो टेन थीटा उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। और इसी को ही हम बोलते हैं बैंकिंग एंगल। देखो यहाँ पे इक्वेशन आ गई कि जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी हो जाता है। अब हर बार तो जो सेफ स्पीड है वही स्पीड तो नहीं रहने वाली है, उसकी जो स्पीड है कभी कम भी होगी कभी ज़्यादा भी होगी। तो यहाँ पर दो फिगर बताए गए हमको कि अगर बैंक एंगल पे जो व्हीकल है तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए और मैक्सिमम स्पीड कितनी होना चाहिए। और यहाँ से हमको एक बात याद रखना है कि जब भी हम देखेंगे बैंक रोड पर जो व्हीकल जो है वो अगर मोशन कर रही है तो उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी में हम देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो आउटवर्ड रहेगी, किसमें, जब जो व्हीकल है उसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर दूसरी फिगर में कि जब भी व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड हम फाइंड करेंगे तो जो फ्रिक्शन है वो किधर लेंगे अपन, टूवर्ड्स द सेंटर। पहले तो मिनिमम के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगी फ्रिक्शन, और जो मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल की ऑन द बैंक रोड तो वो क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन टूवर्ड दी सेंटर हो जाएगी। बस ये दो ही वेरिएशन है ये दोनों फिगर्स में। अब हम एक एक को समझते हैं आसानी से कि क्या होगा। तो हम सबसे पहले जो फाइंड
फाइंड करेंगे तो वो हम व्हीकल की मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो एक बात दिख रही है कि हमने यहाँ पर एपीडी डायग्राम तो बना लिया कि जो उसका mg है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो नॉर्मल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, और ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इसने कुछ एंगल बनाया। तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट होगा n cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा n sin थीटा। और n sin थीटा किसकी तरफ है, टू दी सेंटर ऑफ मोशन, यानी जो सर्कल है उसका जो सेंटर है उसकी तरफ n sin थीटा होगा, और n cos थीटा जो है वो बैलेंस करेगा mg को। और जो फ्रिक्शन है तो यहाँ पर जो एंगल है यानी थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये भी ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमको इसके दो कंपोनेंट करना होगा। अब जिधर थीटा होगा तो उधर क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं है तो उधर कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो हम यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो है वो पूरे रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कैसे होंगे। तो जैसा एक तो सबसे पहले है एन कॉस थीटा, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है, एन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एफ एस साइन थीटा जो है ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है, अपवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एफ एस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। और अगर हम देखते हैं तो ये बैलेंस किसको कर रहे हैं, एमजी को, तो ये हो जाएगा मेरे पास में एमजी, और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। अब हम देखेंगे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहला क्या है एन साइन थीटा, ये किधर है टुवर्ड दी सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा। और ये जो एफ एस कॉस थीटा है तो ये सेंटर से अवे है, तो इसलिए मेरे पास में एफ एस कॉस थीटा ये आ जाएगा। और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है, और यही जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को जो है वो डिवाइड करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो पहले क्या है मेरे पास में कि एन साइन ये थीटा है और माइनस क्या है एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। और इसको डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा, और फिर इसके इक्वल में क्या है कि एम जी है, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा। फिर यहाँ से ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली इक्वेशन में एफ एस की वैल्यू हमको मालूम है कि एफ एस कितना होता है म्यू एस एन होता है, तो हम ये इक्वेशन में एफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जाएगा एन साइन थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा म्यू एस एन आ जाएगा, और ये कॉस थीटा रहेगा, और डिवाइडेड बाय फिर हम एफ एस की वैल्यू रखेंगे तो एन कॉस थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा एफ एस की जगह पर म्यू एस एन आ जाएगा, और ये साइन थीटा है, ठीक है। और यहाँ से m से m तो कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आता है ये आर जी आता है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइड बाय n cos थीटा, यानी n cos थीटा से हम ये इक्वेशन को जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। और जब हम इसको n cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो जैसा ये n साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n cos थीटा, ये क्या हो जाएगा n cos थीटा हो जाएगा। और सेकंड वाला टर्म क्या है कि म्यू एस ये n हो जाएगा, और ये फिर cos थीटा है, और डिवाइडेड बाय हम क्या करने वाले हैं इसको n cos थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। और फिर जो नीचे के टर्म्स है कि नीचे के टर्म्स क्या है कि ये है n cos थीटा, फिर इसको डिवाइड करने वाले अपन n cos थीटा से, इसको डिवाइड करने वाले हैं n cos थीटा से, और फिर यहाँ पर प्लस है और ये म्यू एस एन, और ये क्या हो जाता है साइन थीटा, और फिर इसको भी डिवाइड करने वाले अपन n cos थीटा से, इसको डिवाइड करने वाले अपन n cos थीटा से, और ये इधर की जो राइट हैंड साइड है तो ये हो जाएंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, और हमको मालूम है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा होता है, और फिर यहाँ से ये n से n कैंसिल, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, फिर ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये n से ये n कैंसिल होगा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। तो जो भी हमारे पास में इक्वेशन आएगी तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा कि सबसे पहले आ जाएगा tan थीटा, सबसे पहले क्या आ जाएगा tan थीटा, और फिर माइनस है वहां से n और cos थीटा भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बचा है म्यू एस, यहाँ पर क्या बचा है म्यू एस बचा है। और फिर देखे थे कि वहां से n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा ही था, तो वहां पे प्लस आ गया, और देखते हैं तो फिर यहाँ पर म्यू एस और ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी आ गया। अब हमको जो है वो वेलोसिटी चाहिए, हमको क्या चाहिए वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी को एक साइड में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आर जी, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा tan
थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस ये टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर रूट ये आर जी है आर जी और क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस ये म्यू एस है और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस ये टेन थीटा। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला है स्पीड व्हीकल की ऑन ए बैंक रोड, तो ये क्या निकाला है मिनिमम निकाला है। तो यहाँ पर भी डेरिवेशन आया है कि आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, तो यहाँ पर ये डेरिवेशन आ गया। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये तो मिनिमम स्पीड हो गई, अब अगर हम मैक्सिमम स्पीड अगर निकालना चाहते हैं तो वही फॉर्मूला है जैसा हमने वो ये डेरिवेशन को फाइंड किया है, बस इसके अंदर चेंजेस ये आएंगे कि जहां पर जो माइनस है वहां पर क्या करना है हमको प्लस करना है। जैसा हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं कि जैसा ये तो हमारे पास में मिनिमम आया था वो कितना आया कि वी मिनिमम वेलोसिटी कितना आया था कि अंडर रूट आर जी और यहाँ पे क्या था कि टेन थीटा माइनस ये म्यू एस था और डिवाइडेड बाय कितना आया था कि 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये कितना आया था म्यू एस टेन थीटा और ये थी मिनिमम स्पीड। अब अगर हमको मैक्सिमम स्पीड देखना है तो हम काम वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर पूरा डेरिवेशन जो है वो वैसे ही किया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे और बाद में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वी मैक्सिमम जो आएगा वो क्या आएगा कि अंडर रूट आर जी और मेरे पास में ये टेन थीटा है, ये क्या है टेन थीटा, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड के लिए हम क्या लेने वाले प्लस लेने वाले, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। और इसको याद रखने के लिए आसान तरीका कि वी मिनिमम लिए हमने तो जो न्यूमरेटर है वहां पे क्या आएगा माइनस आएगा और जो मैक्सिमम है तो उसमें आएगा प्लस, तो ये मेरे पास में म्यू एस हो जाएगा और डिवाइडेड पे क्या आएगा 1। अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर माइनस लेंगे, तो म्यू एस टेन थीटा ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं उनके वी मैक्सिमम कितना है अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस और 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये हमने मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली है कि जब भी कोई व्हीकल बैंक रोड पे चलेगी तो उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड कितनी होना चाहिए। अब दूसरी बात कि जो भी एंगल रहेगा, जैसा जो एंगल रहेगा अगर पार्टिकल का जो एंगल है जैसे ये इसको बोलेंगे अपन बैंकिंग एंगल यानी थीटा, अगर जो थीटा है थीटा इज ग्रेटर देन 45, अगर वो 45 से ज्यादा हो जाता है तो जो स्पीड होगी व्हीकल की ऑन अ बैंक रोड तो वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने बैंकिंग एंगल दिया है तो 45 से अगर ज्यादा हो गया तो जो व्हीकल है उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे कि कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको डिराइव करेंगे। तो जैसा यहाँ पर एक बॉब है और वो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और ये कौन सी फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बात कि जो ऑब्जर्वर है जो भी ऑब्जर्वर होगा, समझ लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो वो काय में है रेस्ट में, ऑब्जर्वर कहाँ पे है रेस्ट में, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब भी पार्टिकल यानी जो ऑब्जर्वर है वो काय में होगा मोशन में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब मोशन कर रहा है, अब ये बॉब था तो इसका मतलब जो ऑब्जर्वर है वो बॉब पर ही बैठा हुआ है और वो मोशन कर रहा है और वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम देखेंगे तो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है वो मोशन में होता है। तो ये फिगर की अगर हम एबीडी डायग्राम को समझेंगे तो इसमें जो है स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो रहता है वो टेंशन रहता है। तो हमने एबीडी डायग्राम के दो पॉइंट देखे थे, एक नॉर्मल फोर्स देखा था जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है और दूसरी बात इसका जो वेट होता है वो किधर होता है डाउनवर्ड होता है। अब तीसरा पॉइंट यानी एबीडी डायग्राम को अगर हम समझते हैं तो उसके अंदर में तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि टेंशन। अब ये स्ट्रिंग जब रहेगा तो उसमें टेंशन रहेगा और टेंशन पर एक बात ख्याल में रखना है कि टेंशन ऑलवेज जो भी टेंशन होगा स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी हो जाएगा, यानी जो भी टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में तो अवे फ्रॉम दी बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बॉडी जो है वो बी पॉइंट पे है और टेंशन जो है वो अवे फ्रॉम दी बॉडी है और यहाँ पर कुछ एंगल बना है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बना है तो इसलिए हमने इसके दो कंपोनेंट किए, एक तो होगा टी नॉट कॉस थीटा क्योंकि एंगल जो बना है वो यहाँ पे बना है और एक है टी नॉट साइन थीटा
इसका मतलब दो कंपोनेंट हो गए। अब अगर हम फिगर में देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट और हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो टी नॉट साइन थीटा यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो किसके तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टूवर्ड दिस सेंटर, और ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और इसका अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास में कि एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमको ओमेगा भी चाहिए, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो यहाँ पर ये टी नॉट कॉस थीटा, ये क्या है कि टी नॉट कॉस थीटा, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा कि टी नॉट तो ये हो जाएगा कि टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और टी नॉट साइन थीटा में क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या है कि ये एम जी है, तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया और ये टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन जो बची है वो बचा है साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचा है, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अब हमको क्या चाहिए कि हमारे को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि एक साइड में ओमेगा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा जी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कि आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गई हमारे को। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अगर हम ये फिगर को देखते हैं तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, यानी हम फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि ये पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर ये आर है और ये उसकी क्या है जी, लेंथ है, और जो थीटा है वो यहाँ पे है। तो हमारे पास में जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है कि जैसे साइन थीटा अगर हम ये फॉर्मूले से फाइंड करना चाहते हैं तो क्या अपोजिट अपोजिट क्या है, आर है, और बे जो हाइपोटेन्यूज है वह एल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और ये जो यहाँ पर r आया था तो हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ये साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, अब r की जगह पे हम रखा एल साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है कि g डिवाइडेड बाय एल, ये cos थीटा बचा है, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे हम, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, जी एल cos थीटा आ गया, ठीक है। अब अगर हमको ओमेगा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट करेंगे, तो ओमेगा कितना हो जाएगा कि अंडर रूट ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कि अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। अब हमको मालूम है कि जब भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन वो जब एक पीरियड कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा कि 2 पाई, एंगल कितना बनाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू तो हमने निकाला है कि अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा, और यही वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। इसके अंदर में क्या करा है हमने कि ओमेगा जो है वो नीचे है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि अंडर रूट एल कॉस थीटा, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया। जो भी जब भी कोई पार्टिकल या बॉब जो है वो कोनिकल पेंडुलम करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमको अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ में क्या होता है, इनवर्सली होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो टाइम पीरियड आया था, इसका मतलब इसकी सारी बातें जो है ये न्यूमरेटर में है, तो हम क्या कर देंगे इसको डिनोमिनेटर में, तो जो 2 पाई है तो न्यूमरेटर में था, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1/2 पाई अंडर रूट, मेरे पास में ये एल कॉस थीटा ऊपर था तो अब जी ऊपर चले जाएगा और एल कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये जो है वो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी कि जब भी कोई पार्टिकल को, तो ये हमने जो है वो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली है कि जब भी वो कोनिकल पेंडुलम करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये होने वाली है। अब हम जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है, जैसा हमने सबसे पहले जो पार्टिकल को है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कराया था,
ठीक है। और हर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो इक्वल था, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, अगर यहाँ पर देखते हैं तो सारे पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो क्या था, इक्वल अमाउंट में था। लेकिन जब पार्टिकल जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यानी यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है और यहाँ पे पार्टिकल है, ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर जो जी होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो जी होगा डिफरेंट होगा हर पॉइंट पे। जैसा ये ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होगा, बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होगा, और डी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो इसके अंदर में जो पार्टिकल होता है तो जो इसकी ओमेगा यानी जो स्पीड होती है तो वो कांस्टेंट नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये कांस्टेंट तो नहीं होती है, और जब भी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी तो ये कौन सी मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। इसका मतलब जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो उसमें पार्टिकल कौन सी मोशन करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। तो हम इसके डेरिवेशन को समझते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमने क्या किया कि एक पार्टिकल को जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर रोटेट कराया तो इसके जो ए पॉइंट है, इसका जो सी पॉइंट है, इसका जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है, तो इस पर जो है जो वेलोसिटी है वो तो डिफरेंट आने वाली है। और जब भी पार्टिकल जो है ए से लेकर तो डी तक के जाएगा ना, डाउनवर्ड जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्सीलरेशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये क्या करेगा, एक्सीलरेशन करेगा। ठीक है। और जब ये बी से लेकर ए पर जाएगा तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन करेगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब ये ए से बी पर आएगा तो एक्सीलरेशन करेगा, और बी से ए पर जाएगा तो ये रिटार्डेशन करने वाला है। अब हम एक बात समझेंगे कि जो पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि अपर मोस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। अब यहां से हम देखते हैं तो जो mg यानी इसका जो वेट है वो हमेशा ही डाउनवर्ड होता है, और जो टेंशन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा, तो इसलिए दोनों के दोनों किधर जाने वाले हैं, सेंटर की तरफ जाने वाले हैं। और सेंटर की तरफ जो भी जाएगा तो वो क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो mg और टेंशन एट ए पॉइंट वो क्या है, दोनों पैरेलल है, तो इसलिए मेरे पास में mg प्लस TA कितना हो जाएगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि mv² डिवाइडेड बाय r होता है। और ये जो वेलोसिटी है वो कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, अपन ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा mva² डिवाइडेड बाय r। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है तो इसको जो है पूरी सर्कल को अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले अगर कंडीशन है, अगर इसका टेंशन कहीं पर भी अगर कम होगा, अगर टेंशन मिनिमम चाहिए हमारे को, तो हम सिर्फ टेंशन जो है ए पॉइंट पे सबसे कम यानी 0 अगर रख सकते हैं टेंशन, तो हम सिर्फ ए पॉइंट पे रखेंगे। अगर हमने दूसरे पॉइंट पे जो है टेंशन को 0 रख दिया तो ये जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं होगी। यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन बनी है कि अगर टेंशन आपको कहीं पे कम चाहिए तो वो ए पॉइंट पे होगा, बाकी कोई पॉइंट पे नहीं होगा। अगर हमने दूसरे पॉइंट पे कर दिए तो जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं होने वाली। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आई थी तो इसके अंदर में क्या करेंगे, टेंशन को 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जैसा mg प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होता है कि mva² डिवाइडेड बाय क्या होता है, r होता है। अब तो 0 हो गया, इसका मतलब ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, हमको वेलोसिटी निकालना, तो va² इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये rg हो जाता है। अब हमारे को तो ये स्क्वायर में आ गया, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट कितना हो जाएगा, √rg हो जाएगा। और यही इक्वेशन हमारे पास में आई है। और अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो कहीं पे कम चाहिए, अगर सर्कल पूरा कंप्लीट करना है, तो वो कहां पे रहेगी, सबसे कम वो ए पॉइंट पे रहेगी। टेंशन भी ए पॉइंट पे कम रहेगा और वेलोसिटी भी जो है वो ए पॉइंट पे ही कम रहेगी। अब हमको निकालना है वेलोसिटी एट बी पॉइंट, यानी लोवेस्ट जो पॉइंट है तो उस पर हम क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी है, यानी टोटल एनर्जी जो भी मेरे पास में जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट इज इक्वल टू दी टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, यानी लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होंगी हम उसको डिराइव करेंगे। तो टोटल एनर्जी के अंदर में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पे आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट
ए पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी तो है, क्योंकि पार्टिकल जो है मोशन में है, तो इसलिए मेरे पास में हाफ एम और वेलोसिटी एट बी पॉइंट ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो बॉडी तो मोशन में है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे ए पॉइंट ए पर, तो काइनेटिक एनर्जी तो है कितनी है कि हाफ है एम वी ए स्क्वायर है। और पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि जो पार्टिकल है उसने मोशन वहां से स्टार्ट किया है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि एम जी एच होता है। और यहाँ पर जो एच है, तो देखो ये तो पहला आर था, ये पहला आर था जब ए से लेकर सेंटर पे आया, और सेंटर से फिर बी पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब 2r हो गया। ये कितना हो गया, ये 2r हो गया। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, तो यहां से ये m और ये m दोनों भी सारे जगह से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, जैसा ये मेरे पास में ये हाफ बचा है और वेलोसिटी एट b पॉइंट स्क्वायर बचा है, और फिर ये हाफ है और वेलोसिटी एट a पॉइंट स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा कि 2 आर जी, ये कितना हो जाएगा 2 आर जी। अब हम एक काम करेंगे कि हमको वेलोसिटी निकालना है बी की, तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक साइड में कर देंगे। जैसा ये मेरे पास में कितना हो जाएगा कि वेलोसिटी एट बी पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी एट ए पॉइंट प्लस, और ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 4, ये आर जी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 से, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा फॉर्मूला के वेलोसिटी एट बी पॉइंट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी एट ए स्क्वायर, ये कितना आया था हमारे पास में, वेलोसिटी एट ए वो कितना आया था अंडर रूट आर जी। अब इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आर जी हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, आर जी, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, आर जी, और ये कितना हो जाएगा 4 आर जी। और हमको मालूम है कि वेलोसिटी एट बी पॉइंट स्क्वायर, अब ये 1 आर जी और ये 4 आर जी कितना हो जाएगा 5 आर जी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 आर जी, और स्क्वायर रूट लगाएंगे तो मेरे पास में वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 आर जी, ये कितना हो जाएगा 5 आर जी। और यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो यही आई है कि वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितना होता है अंडर रूट 5 आर जी होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो दोनों इन्हें जो टेंशन है तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि जो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है तो उन दोनों में डिफरेंस कितना होगा। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। जैसे हमने एक चीज़ देखा था कि सर्कल जो है वो कंप्लीट होगी कब, कि जो टेंशन है ए पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हमने ये वाली इक्वेशन से देखा था कि जो टेंशन बनेगा बी पे तो क्या बनेगा टेंशन एट बी पॉइंट, तो इधर क्या है राइट हैंड साइड में कि एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, और ये माइनस एम जी है तो इधर जाके काय का हो जाएगा प्लस एम जी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दोनों के बीच में का डिफरेंस निकालना है ना, टेंशन बी माइनस टेंशन एट ए पॉइंट ये निकालना है। तो टेंशन एट बी पॉइंट कितना है कि एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी हो जाएगा, प्लस कितना आएगा एम जी आएगा। और टेंशन एट ए पॉइंट अगर सर्कल को कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्कल को, तो टेंशन हम क्या लेंगे 0 लेंगे, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब टेंशन एट बी पॉइंट माइनस टेंशन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये m हो जाएगा। और वेलोसिटी एट बी पॉइंट हमने निकाला कितना आया था अंडर रूट 5 आर जी, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 आर जी हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय आर है, और मेरे पास में ये एम जी हो जाएगा। अब यहाँ से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा कि मेरे पास में 5 एम जी और प्लस मेरे पास में क्या बचा है ये एम जी बचा है। अब ये 5 एम जी प्लस 1 एम जी तो कितना हो जाएगा टेंशन एट बी पॉइंट माइनस टेंशन एट ए पॉइंट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 एम जी। तो यही जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे आया है कि टेंशन एट बी पॉइंट माइनस टेंशन एट ए पॉइंट कितना होता है 6 एम जी होता है। तो ये हमने जो है दोनों जो टेंशन हो गए लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के अंदर में तो वो निकाल लिया। अब अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पोजीशन व्हेन दी स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, यानी जब पार्टिकल जो है वो डी पॉइंट या फिर सी पॉइंट पे रहेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इस पे टेंशन क्या होगा, तो हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा हमने देखा कि अगर हमको वेलोसिटी निकालना है मिड पॉइंट पे और हमको मालूम है कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो इसके अंदर में जो इसको कंट्रोल करता है वो है ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी कंट्रोल करती है हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको कंट्रोल करती है।
और जो ग्रेविटी फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और हमको सबसे पहले जो वेलोसिटी है वो मिड पॉइंट पे फाइंड करना है, यानी सी पॉइंट और डी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो हम एक चीज देखेंगे कि टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी ये निकालेंगे हम, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। सबसे पहले हम किस पे निकालने वाले हैं, बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालेंगे। और जो टोटल एनर्जी है वो सी पॉइंट पे या फिर डी पॉइंट पे, क्योंकि दोनों पर जो वेलोसिटी आने वाली है वो सेम आने वाली है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट ले लेते हैं हम। तो अब हमने देखा कि जो बी पॉइंट है तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट और प्लस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। और फिर मेरे पास में एक काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ये सी पॉइंट। अब हम देखते हैं तो जब पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट पे होता है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कितनी होती है, हाफ एम वी बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर पार्टिकल मोशन में है, और जब पार्टिकल मोशन में होता है तो सिर्फ उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब पार्टिकल सी पॉइंट पे जाएगा, पार्टिकल कहां जाएगा, सी पॉइंट पे, तो इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी होगी एम हाफ एम वी सी स्क्वायर, और इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जब ये बी से सी तक के जा रहा है तो इसका जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, जैसा एम जी एच इसका फॉर्मूला होता है, और एच यहाँ पे कितना हुआ, सिर्फ एक आर हुआ, ठीक है, कितना होगा, एक आर हो गया। अब यहां से ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास में कितना बचेगा कि वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वी सी। अब हमको निकालना है वी सी, तो मेरे पास में वी सी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये आर जी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना है, ये 2 है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि वेलोसिटी एट बी पॉइंट, हमको वेलोसिटी एट सी पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी एट सी पॉइंट को एक तरफ कर देंगे, और जो वेलोसिटी है तो मेरे पास में वेलोसिटी एट बी पॉइंट उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, और ये आर जी प्लस का था, अब इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हमने जो है वो वेलोसिटी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और वेलोसिटी एट बी पॉइंट, हमने वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितना निकाला था, ये 5 आर जी निकाला था, और स्क्वायर है इसलिए कितना हो जाएगा, ये 5 आर जी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, और माइनस कितना हो जाएगा, ये आर जी। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो 5 आर जी माइनस 2 आर जी, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी एट सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आर जी में से 2 आर जी जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3 आर जी। ये कितना बचेगा, 3 आर जी बचेगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 आर जी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 आर जी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी भी फाइंड कर ली है कि जो सी पॉइंट है तो उस पर वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 3 आर जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि जो मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन होता है तो उसकी जो इक्वेशन है कि 3mg, तो हम इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसी आई है। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझ लेंगे कि जो टेंशन है एट मिड पॉइंट और टेंशन एट ए पॉइंट कितना होगा। तो हमने सबसे पहले फाइंड किया था कि टेंशन एट ए पॉइंट कितना होता है, जैसे हम टेंशन एट ए पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये एम जी प्लस का है, उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का, तो ये एम जी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम टेंशन देखेंगे एट पॉइंट सी यानी मिड पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा, एम और ये वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर। तो ये टेंशन एट ए पॉइंट और टेंशन एट सी पॉइंट हमारे पास में आ गया। तो हम क्या करेंगे कि टेंशन एट सी पॉइंट माइनस टेंशन एट ए पॉइंट, तो टेंशन एट सी पॉइंट कितना है कि एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, और फिर माइनस है, और टेंशन एट ए पॉइंट कितना है कि एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, और ये माइनस एम जी हो जाएगा। अभी हमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो टेंशन सी माइनस टेंशन एट ए पॉइंट कितना हो जाएगा, एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एम जी, ठीक है। अब सारी वैल्यू जो है हमको मालूम है, टेंशन सी माइनस टेंशन ए, तो ये एम है,
ये क्या है, m है, और वी सी स्क्वायर यानी वी सी का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये तो वी सी है और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 RG हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे इसको कि 3 RG, और डिवाइडेड बाई क्या है, ये R है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर m है, और फिर वेलोसिटी एट ए पॉइंट कितना होता है, RG, तो ये मेरे पास में RG, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और प्लस कितना है, ये mg है। अब यहाँ से देखो, ये R से R कैंसिल हो गया, फिर ये R से ये R कैंसिल हो गया, और जो m है सब कॉमन आ गए। अब अगर हम देखें तो यहाँ से ये m ये m ये m कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से R कैंसिल हो गया था, तो ये कितना बचा है, 3g बचा है, और फिर ये माइनस का है, और ये m तो कॉमन आ गया तो g बचा है, फिर प्लस में m कॉमन आ गया, फिर ये g बचा है, तो यहाँ से g पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में जो टेंशन एट c पॉइंट माइनस टेंशन एट a पॉइंट कितना आया है, तो ये 3mg हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन भी हमारे पास में आ गई कि टेंशन एट सी पॉइंट माइनस टेंशन एट ए पॉइंट, हम डी बोलो या सी बोलो, क्योंकि दोनों पर जो भी टेंशन है वो सेम रहने वाला है, इसलिए कितना हो जाता है, ये 3mg हो जाता है। अब हम समझेंगे, जैसा इसका सेकंड केस है कि मास टाइड टू अ रॉड, यानी हमने सबसे पहले जो लिया था वो स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग से बॉब बना हुआ था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि बॉब यानी जो पार्टिकल है उसको सर्कुलर मोशन तो कराएंगे, लेकिन अब स्ट्रिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक रॉड होगा, और रॉड से जो है वो बॉब बना हुआ रहेगा। अब इसका जो डिफरेंस है वो बता दिया है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग इज दैट द स्ट्रिंग नीड्स सम टेंशन एट दी ऑल पॉइंट्स, यानी जो स्ट्रिंग रहेगा तो उसमें जो है वो टेंशन अगर कहीं पे कम होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, बाकी हर पॉइंट पे उसके पास में टेंशन रहता था। लेकिन जो रॉड होती है तो रॉड में ऐसा नहीं होता है, बल्कि अगर टेंशन अगर नहीं भी होता है, जैसा वेलोसिटी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं अपन, ये रॉड है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट ये कितनी हो जाएगी, 0। अगर हम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 0 भी लेते हैं तो फिर भी हमारी जो सर्कल है रॉड के साथ में तो वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर वही बात कि अगर हम इसकी लोएस्ट पॉइंट यानी ये ए पॉइंट था, तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी कितनी माने, 0 माने, तो इससे भी जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है वो बी पॉइंट है। अब हम लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी बॉब की विद द हेल्प ऑफ रॉड के, तो वो कितनी होगी, फिर वही बात कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है इसको कंट्रोल कौन करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि जब पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट पे था और वो कहाँ पे गया है, पी पॉइंट पे गया है, तो इसके अंदर में हुआ है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है लॉस हो गई है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जब जो पार्टिकल है वो बी पॉइंट आया है तो उसके बाद में क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो m तो है ही, g भी है, लेकिन h कितना होगा, कि ये देखो ये तो पहले एक r था और दूसरा r ये है, इसका मतलब ये हो गया 2r, ठीक है। अब पार्टिकल जो है वो कौन से पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये हाफ है, m है, और वेलोसिटी एट बी पॉइंट ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ से कि मेरे पास में ये कितना हो गया, ये समझ लो अगर हम ये 2 के इधर मल्टीप्लाइड कर देते तो 4 mgr हो जाता है, और इधर कितना बचा है मेरे पास में, ये m v वेलोसिटी एट b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4rg इज इक्वल टू वेलोसिटी एट b पॉइंट ये स्क्वायर हो जाएगा। और हमको जो है सिर्फ वेलोसिटी चाहिए b पॉइंट पे, तो वेलोसिटी एट b पॉइंट अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 4rg हो जाएगा। और यही जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आई है कि वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी जो लोएस्ट पॉइंट पे होगी तो वो कितनी होगी, अंडर रूट 4rg हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम पोजीशन देखेंगे ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, यानी यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की तो वो कितनी होगी, तो हम उसको फाइंड करेंगे। फिर वही बात कि जैसा अब जो रॉड है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है, रॉड कहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये सी पॉइंट है ऐसा मानते हैं हम, और हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो यहाँ से सिर्फ एक ही आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जब मोशन हुई है उसकी, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी, और सिर्फ एक ही आर होगा। पहले तो 2r हुआ था, लेकिन पार्टिकल जो है वो सी पॉइंट पे, इसका मतलब एक ही आर हुआ। और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है कि मेरे पास में हाफ है, एम है, और वेलोसिटी एट सी पॉइंट उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से जो है वो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2rg इज इक्वल टू vc का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको सिर्फ वेलोसिटी एट सी पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 2rg हो जाएगा। और यही इक्वेशन जो है वो यहाँ पे आई है कि वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी एट सी पॉइंट इज इक्वल अंडर रूट 2rg होता है। और ऐसा ही कि जो टेंशन है लोएस्ट पॉइंट पर अपर मोस्ट पॉइंट पे, तो कितना आता है, 6 mg आता है। तो ये तो हमने फाइंड किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि स्फीयर ऑफ डेथ और सर्कुलर मोशन का जो पार्ट था, तो उसका ये आखिरी टॉपिक है कि ये एक सर्कस का फेमस शो होता है, जिसके अंदर में क्या होता है ना कि राइडर जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी करता है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी करता है, और ये एक स्फीयर के अंदर में करता है। तो हम उसकी कंडीशन को देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे। जैसा यहाँ पर ये व्हीकल है और ये अपर मोस्ट पॉइंट पे है और इसका कांटेक्ट हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स आई, यानी नॉर्मल फोर्स जो भी रहेगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, और इसका जो वेट है तो वो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अब ये जो कंपोनेंट है ये नॉर्मल फोर्स और mg, तो ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो ये mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला था एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो ये स्फीयर ऑफ डेथ में एक बात हमको याद रखना है कि जब भी राइडर जो है वो वर्टिकल सर्कल में घूमेगा या हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर वो घूमेगा, तो उसका जो कांटेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस वो नहीं होना चाहिए। और जब इसका कांटेक्ट सरफेस के साथ में नहीं होगा तो कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगी, और इसका मतलब नॉर्मल फोर्स भी नहीं आएगी। तो हम अगर ये वाली इक्वेशन को देखते हैं तो mg माइनस कितना हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो मेरे पास में mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो अब v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, rg हो जाता है। और हमको स्क्वायर नहीं चाहिए इसका, बल्कि इसका क्या चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये rg आएगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है कि जब भी राइडर जो है वो स्फीयर ऑफ डेथ में अपनी व्हीकल को चलाएगा तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी वो इतनी रहेगी कि अंडर रूट rg। तो हमने सर्कुलर मोशन का जो पार्ट था तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होती है।